Hello everyone, how are you all doing? I hope you all are safe and sound at home. So today we are going to start with limited liability partnership. ये हमारा last chapter है for the syllabus. उसके बाद हमारा syllabus over हो जाएगा. And one more thing, I recently had 100+ subscribers on my YouTube channel. I know it is a very small step, but I am very excited and I am very happy कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया. थैंक यू सो मच फॉर दैट. और आप मेरे क्लासेस रेगुलरली देख रहे हो, उसके लिए भी थैंक यू सो मच. आई होप माई क्लासेस आर हेल्पिंग यू ऑल एंड इट इज़ जस्ट अ स्मॉल स्टेप विच आई हैव बीन लॉन्गिंग टू डू सिंस अ लॉन्ग टाइम. बट मैं स्टार्ट नहीं कर पा रही थी मेरे क्लासेस ऑन यूट्यूब, बट देन I just started and it's been only 1 or 2 months, but I am very happy कि इस 1 or 2 months में you have been giving me so much of love. Thank you so much. अगर आपको कोई भी doubts है and you have any kind of questions, you can always ask me in the comment section. सो लेट्स बिगिन. और मेरे टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया है और अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जिसको बेनिफिट मिले फॉर द फ्री क्लासेस दैट आई एम प्रोवाइडिंग हियर. एंड ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल. वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे मेरे क्लासेस के लिंक्स मिल जाएंगे, द शेड्यूल्स मिल जाएंगे. जो भी लाइव क्लासेस अगर मैं ले रही हूँ तो उसके भी लिंक्स आपको दिए जाएंगे. So let's begin without wasting any more time. The first chapter of LLP, the introduction part, आज हम करने वाले हैं for LLP. Okay. So please kindly see here. Now what is an LLP? LLP है क्या? LLP बनाया क्यों गया है? And what was the motive behind making LLP? सबसे पहले हम ये करेंगे. Limited liability partnership है. LLP का full form is limited liability partnership. Now what happened? What created LLP? LLP आने की जरूरत क्या थी? ठीक है. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड वर्ड. जो भी मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना. आपको सबको पता है कि हमारा एक कंपनी तो था ही. हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा था. वी हैड कंपनी, राइट? हमारा कंपनी था. नाउ कंपनी क्या है? एक बॉडी कॉर्पोरेट है. ये भी आपको पता है. बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ऐसी कोई भी कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन जिसका खुद का इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, जिसका परपेचुअल सक्सेशन है, जो किसी को भी सू कर सकता है अपने नेम पे, उसका खुद का एक आइडेंटिटी बिल्ट है, राइट? आपको पता है कंपनी हमने किया था. तो कंपनी हमारे पास ऑलरेडी थी. ठीक है. कंपनी के फीचर्स आपको पता है. कंपनी के फीचर्स क्या क्या है एक बार थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं कि ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इसका खुद का इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, इसकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है. ठीक है ना. और इसको डिसॉल्व आप नहीं कर सकते. इसको लॉ ने बनाया है तो लॉ ही डिसॉल्व करेगा. ओनली लॉ कैन डिसॉल्व इट. ठीक है. ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी. फिर हमारे पास कंपनी भी था. वी हैड पार्टनरशिप ऑल्सो. पार्टनरशिप था हमारे पास, राइट? अब पार्टनरशिप के बारे में आपको क्या पता है? पार्टनरशिप क्या है? अब ना पार्टनरशिप के बारे में आपको पता है, इट वॉज वेरी इजी. ये बहुत इजी टू फॉर्म है. ठीक है ना. इसका रजिस्ट्रेशन भी आपका कंपलसरी नहीं था. रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं था. फिर हमने पार्टनरशिप के बारे में क्या पढ़ा था कि पार्टनरशिप में एक शॉर्टफॉल था, एक शॉर्ट कमिंग था कि इसके पार्टनर्स की लाइबिलिटी ना अनलिमिटेड होती थी. क्या होती थी? अनलिमिटेड होती थी. ये आप सभी को पता है, राइट? और फिर पार्टनरशिप का एक अग्रीमेंट होता था. बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती थी ना. बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हमारी इस पार्टनरशिप में होती थी, विच यू ऑल नो. तो देखो आगे बढ़ते हैं. नाउ अब हुआ क्या कि इन दोनों में ना कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गई. प्रॉब्लम्स कैसे? जैसे कि कंपनी में आपका क्या होता था? बहुत ही डिफिकल्ट था. इसमें अग्रीमेंट नहीं था, इसका एक एक्ट था. फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी. तो मेन प्रॉब्लम क्या थी? नो फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है ना. फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी. डिफिकल्ट टू डिसॉल्व था. डेजोल्यूशन बहुत डिफिकल्ट था, है ना. डेजोल्यूशन क्या था? डिफिकल्ट थी बहुत ज्यादा. फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी. और पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स क्या आने लग गई कि यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो गई ना. अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो, और रजिस्ट्रेशन भी नॉन कंपल्सरी था. ये सारे प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए लॉ ने क्या किया? बोला कि एक काम करते हैं, पार्टनरशिप को लेते हैं, पार्टनरशिप का गुड पॉइंट्स को लेते हैं और कंपनी का गुड पॉइंट्स को लेते हैं और दोनों को मिला के हम एक एलएलपी क्रिएट करते हैं. ठीक है ना. उसको हम कहेंगे एक इंस्टीट्यूशन, एक कॉर्पोरेट बॉडी क्रिएट करते हैं जिसको हम एलएलपी कहेंगे. मेरी बात समझ में आ गई? तो इन दोनों का मिक्सचर को लेके आते हैं और फिर इन्होंने क्रिएट किया आपका एलएलपी.
बात समझ में आ गई? तो एलएलपी में क्या क्या गुड पॉइंट्स डाले उन लोगों ने, लॉ ने क्या क्या गुड पॉइंट्स डाले? लॉ ने कहा हम फ्लेक्सिबिलिटी लेंगे पार्टनरशिप का, हम पार्टनरशिप का फ्लेक्सिबिलिटी लेंगे और कंपनी का लिमिटेड लायबिलिटी लेंगे। क्या लेंगे? लिमिटेड लायबिलिटी लेंगे। इन दोनों को मिला के हम एक बॉडी कॉर्पोरेट क्रिएट करेंगे। हम क्या क्रिएट करेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट क्रिएट करेंगे और जिसको हम क्या कहेंगे? जिसको हम एलएलपी कहेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जिसको हम क्या कहेंगे? जिसको हम एलएलपी कहेंगे। क्लियर? तो एलएलपी का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हुआ था। नाउ लेट्स रीड अगेन। नाउ आगे पढ़ते हैं क्या था। नाउ सी, कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 1956 एंड 2003, इसका लिमिटेड लायबिलिटी था, परपेचुअल सक्सेशन था, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता था, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होता था। तो इन दोनों में काफी सारे प्रॉब्लम्स आते थे, तो उनको हटाने के लिए क्या किया गया? एलएलपी का क्रिएशन किया गया। क्लियर? ना एलएलपी जो है ये आपके होल ऑफ इंडिया में इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। अब इसके पहले हमको ये समझना है कि एलएलपी का एक्ट क्या है, विच एक्ट अंडर विच एक्ट एलएलपी कम्स। ओके, किस एक्ट के अंदर आपका एलएलपी आता है? तो एलएलपी के लिए क्या किया गया, मैं इधर ही लिख रही हूं, आई होप यू ऑल कैन सी दिस। तो एलएलपी में हुआ क्या कि एक बिल बनाया गया था, लिमिटेड लायबिलिटी का बिल बनाया गया था, जिसको पास किया गया पार्लियामेंट में, जिसको पार्लियामेंट में पास कराने के बाद प्रेसिडेंट का परमिशन लेने के बाद फिर इसको एक्ट में कन्वर्ट किया गया था और वो हुआ था आपका 2008 में। मेरी बात समझ में आ गई? 2008 में आपका पास हो चुका था पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट उसको पास कर दिया था 2009 में, 2009 में प्रेसिडेंट ने उसको पास कर दिया था और उसके बाद आपका इन्फोर्स हुआ। इन्फोर्स कब हुआ? इन्फोर्स हुआ 31 मार्च को 2009 में, ये आपका इन्फोर्स हुआ। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इस तारीख को आपका ये जो एलएलपी एक्ट है ये आपका इन्फोर्स आ चुका था, लेकिन हम इसको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 ही कहते हैं, नॉट 2009। क्लियर? इट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में ये एप्लीकेबल है। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कौन है? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी समझते हो? जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो आप किसके पास जाओगे? अपने घर के बड़ों के पास जाओगे, राइट? वैसे ही हर कंपनी का एक हेड होता है, एक माई बाप होता है बोल लो, या फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है, एक अथॉरिटी होती है। वो अथॉरिटी कौन है? जैसे कंपनी का कौन था? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंपनी का आपको पता है ना, एमओसी था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो आपका वैसे ही एलएलपी का भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, साथ ही साथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज भी है, बिकॉज इट इज टाइप ऑफ अ कंपनी। तो हमने इन दोनों को इसका क्या बना दिया? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बना दिया। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। लेट्स मूव ऑन फर्दर। इट इज अ पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट 2008। ये एक पार्टनरशिप है जो आपका रजिस्टर किया गया है एलएलपी एक्ट 2028। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। लेट्स मूव फर्दर। इट हैज 81 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल्स। इसका क्या क्या है? 81 सेक्शंस है और 4 शेड्यूल्स है। इस 4 शेड्यूल्स में क्या क्या है प्लीज देखना। शेड्यूल 1 में आपका लाई करता है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। क्या लाई करता है? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। समझ में आ जाएगा आई होप, ठीक है ना। देन वी हैव शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में क्या है? कन्वर्जन ऑफ द फर्म इनटू एलएलपी। आई एम वेरी सॉरी। सेकेंड शेड्यूल डील्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ फर्म, जो आपका नॉर्मल पार्टनरशिप है उसको एलएलपी में कैसे कन्वर्ट करे, आपका शेड्यूल नंबर 2 डील करता है। क्या डील करता है? शेड्यूल नंबर 2। देन वी हैव शेड्यूल नंबर 3। आई कुड हैव रिटन हियर आल्सो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी, ये आपका शेड्यूल 2 डील करता है। देन वी हैव शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 डील करता है कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। क्या? कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। क्लियर? ये आपका शेड्यूल 3 है। देन वी हैव शेड्यूल 4 एंड इट डील्स विथ कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। क्लियर? तो बेसिकली आपके 4 शेड्यूल्स हैं
3 शेड्यूल्स आपके कन्वर्जन से रिलेट करते हैं और एक शेड्यूल आपके म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर से रिलेट करते हैं। तो तीनों जो कन्वर्जन है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपको ऐसे नहीं आएगा लिखने की राइट द शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल किस में डील करता है, ये सिर्फ आपके बैकग्राउंड और हिस्ट्री के लिए आपको बताया गया है। अभी तक सारी बातें क्लियर है? आई होप सारी बातें क्लियर है। ओके, तो आपने अभी तक बैकग्राउंड और हिस्ट्री समझ लिया कि एलएलपी का क्रिएशन क्यों हुआ था, एलएलपी कब बना, कैसे बना और उसके अंदर क्या क्या है। क्लियर? Let's move further with LLP का मीनिंग। Now what is an LLP? प्लीज यहां ध्यान से सुनना। It is a new form of legal business। ये क्या है? एक न्यू फॉर्म है ऑफ लीगल बिजनेस विथ लिमिटेड लाइबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? मैंने सारे नोट्स बना के यहाँ पे आपको दिए हैं ताकि आपको रिविजन के टाइम पे भी इजी हो और आपको बुक बार बार देखना ना पड़े। ठीक है, सो एवरीथिंग इज रिटन हियर, यू कैन जस्ट फॉलो दिस एंड इट विल बी डन। नाउ तो ये क्या है? एक न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस है जिसका एक लिमिटेड लाइबिलिटी है। जो मैंने आपको कहा था कि कंपनी में जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की, पार्टनरशिप में आपका अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। तो एलएलपी में हमने कंपनी का ये बेसिक फंडा लिया है और हमने इसको बनाया है, तो इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। इट इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म। क्या है? ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव क्यों? अब आप बोलोगे मैम अगर लिमिटेड लाइबिलिटी ही चाहिए थी तो कंपनी खोल लेते, एलएलपी बनाने की क्या जरूरत है? तो बच्चा कंपनी तो खोल लेंगे लेकिन फिर पार्टनरशिप का फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगा ना। तो इसको क्या किया? कंपनी का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म दे दिया। क्या दिया? एक बॉडी कॉर्पोरेट का ऑल्टरनेटिव बना दिया कि चलो जिसको कंपनी जैसा फील चाहिए ना उसके लिए हम हल्का फुल्का कंपनी बना देते हैं, आप एलएलपी बना लो और आपको थोड़ा सा फील कंपनी का भी आ जाएगा, थोड़ा सा फील आपको पार्टनरशिप का भी आ जाएगा। क्लियर? इट इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म। क्लियर? नाउ फ्लेक्सिबिलिटी इज अलाउड टू पार्टनर्स, ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमने पार्टनरशिप का क्या लिया है? फ्लेक्सिबिलिटी लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इट इज अलाउड टू द पार्टनर्स विच मेक्स इट अ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। तो ये आपका एक तरीके से पार्टनरशिप की तरह ही बिहेव करता है। ये एलएलपी आपका एक तरीके से पार्टनरशिप की तरह बिहेव करता है बिकॉज इसने क्या किया? इसने पार्टनर्स का फ्लेक्सिबिलिटी ले लिया पार्टनरशिप से। ठीक है ना? नेक्स्ट, इट इज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। तो देखो ये आपका पार्टनरशिप का क्वालिटी था और ये आपका कंपनी का क्वालिटी है। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है ना कंपनी का क्वालिटी। दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ कंपनी। तो ये आपका एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बनाता है। मतलब क्या हुआ? जिसने भी मेरे कंपनी के चैप्टर किए हैं उनको पता है व्हाट आई मीन बाय सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एंटिटी, कि इस कंपनी का खुद का इंडिविजुअलिटी है। मतलब ये अपने नाम से किसी को भी सू कर सकता है, इसको कोई भी सू कर सकता है, इसके एसेट्स इसके नाम से है, कोई मेंबर डायरेक्टर के नाम से नहीं है। राइट? ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो इसका खुद का एक आइडेंटिटी है। ये अपने मेंबर्स अपने पार्टनर्स से अलग है। इसके पार्टनर्स और ये अलग अलग चीज है। याद है कॉर्पोरेट व्हील वगैरह हमने पढ़ा था, काफी सारी चीजें हमने पढ़ी थी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी पे। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइब्रिड पार्टनरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम हाइब्रिड पार्टनरशिप क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप एज वेल। ये दोनों के एलिमेंट्स है। हाइब्रिड मतलब दोनों से दो चीज लिया और हाइब्रिड बना दिया। राइट? तो ये इसको हाइब्रिड पार्टनरशिप भी कहते हैं बिकॉज इट कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप बोथ। दोनों के एलिमेंट्स इसके अंदर है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? हाइब्रिड पार्टनरशिप कहते हैं। परफेक्ट। नेक्स्ट, एलएलपी विल बी लायबल फॉर इट्स एसेट्स। अब मैंने आपको क्या समझाया था? देखो एलएलपी मैं इसीलिए लास्ट में करवाती हूं बिकॉज आपने पार्टनरशिप पढ़ लिया, आपने कंपनी पढ़ लिया, इट बिकम सो इजी टू एक्सप्लेन ऑल्सो। बहुत इजी हो जाता है एक्सप्लेन करने के लिए। अगर मैं आपको पहले एलएलपी पढ़ाती तो मुझे सब कुछ समझाना पड़ता, लेकिन अब आपको कंपनी भी पता है, अब आपको पार्टनरशिप भी पता है, एलएलपी तो आपको यूं याद हो जाएगा। नाउ एलएलपी विल बी लायबल फॉर इट्स एसेट्स। कंपनी अगर कुछ गुनाह करती है तो कंपनी को सू करते हैं। अगर पार्टनर कॉर्पोरेट व्हील हटाते हैं तो उसके सॉरी तो उसके मेंबर्स लायबल होंगे। राइट? आपको पता है। लेकिन यहां पे हमारा कंपनी का एक सेपरेट आइडेंटिटी है। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी लास्ट में किसका होता था? पार्टनर्स का होता था। पार्टनरशिप वाज नॉट डिफरेंट फ्रॉम पार्टनर्स। पार्टनर्स और पार्टनरशिप दोनों एक ही थे। सॉरी, पार्टनर्स और पार्टनरशिप दोनों एक ही थे, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं था। कंपनी की एसेट्स कंपनी की होती थी, ये आपको पता है ना? इट वाज अ कंपनीज एसेट।
कंपनी के नाम पे अगर आप कुछ खरीदते हो तो वो कंपनी का माना जाता है, ऐसा था हमारा। तो एलएलपी विल बी लायबल फॉर इट्स एसेट्स। तो वैसे ही एलएलपी के एसेट्स एलएलपी का ही है, एलएलपी अपने नाम पे करती है और कोई चीज मतलब वो एलएलपी के एसेट्स होते हैं, ठीक है ना। अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो एलएलपी विल बी लायबल, नॉट द पार्टनर्स। वो देखना पड़ता है सिचुएशन टू सिचुएशन। नाउ लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स विल बी लिमिटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। लायबिलिटी कितनी रहेगी पार्टनर्स की? लिमिटेड रहेगी, क्योंकि ये हमने कहां से लिया है? ये फीचर्स हमने कंपनी से लिया है, राइट right? और ये फीचर्स भी हमने कंपनी से लिया है। आई होप यू ऑल रिमेंबर। परफेक्ट। इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉडी कॉर्पोरेट? इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है बच्चा? बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है वो सारी बातें, मतलब कि परपेचुअल सक्सेशन होना, फिर क्या होना? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होना, फिर क्या होना? किसी को भी सू कर सकता है, सू हो सकता है, खुद के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, इसको बोलते हैं ना बॉडी कॉर्पोरेट, तो इसी को बोलते हैं। तो कहा गया है कि एलएलपी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। मतलब क्या हुआ उसका मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया है। मतलब एलएलपी इज द बॉडी कॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट। ये जो एक्ट मैं आपको पढ़ा रही हूं, ये एक्ट या फिर इसके बाहर कोई भी एक्ट हो उसको भी हम बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। इसके बाहर कोई भी एक्ट हो, बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन है बच्चा ये। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। ये जो मैं यहां पे बता रही हूं, ये आपका बॉडी कॉर्पोरेट को एक्सप्लेन किया है मैंने। किसको? बॉडी कॉर्पोरेट को, कि एलएलपी अंडर दिस एक्ट ये तो बॉडी कॉर्पोरेट है ही, और इसके बाहर भी अगर कोई भी फॉर्म ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट है उसको भी हम बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे। और एक और चीज, अगर कोई भी कंपनी इंडिया के बाहर क्रिएटेड है उसको भी हम बॉडी कॉर्पोरेट ही मानेंगे। क्या मानेंगे? उसको भी हम बॉडी कॉर्पोरेट ही मानेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीजें मेरी बॉडी कॉर्पोरेट है, और एलएलपी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट ना एक बड़ा समुंदर है, उसके अंदर आपका एलएलपी है। मेरी बात समझ में आ गई? उसके अंदर आपका कंपनी इन इंडिया है, उसके अंदर आपका कंपनी आउटसाइड इंडिया है। तो बॉडी कॉर्पोरेट एक समुंदर है, समुंदर के अंदर आपकी सारी चीजें आती है। तो एलएलपी किसका हिस्सा हुई? एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट का ही हिस्सा बन जाती है। बस वही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट, कोई भी डाउट होने से यू कैन आस्क मी गाइज। Partnership Act 1932 will not be applicable. Of course it will not be applicable. हमने इसके लिए नया एक्ट बनाया है ना। क्या बनाया है? एलएलपी एक्ट। तो बॉडी को तो फिर पार्टनरशिप एक्ट का क्या जरूरत इधर, राइट? तो पार्टनरशिप एक्ट आपका क्या होगा? एप्लीकेबल। पार्टनरशिप एक्ट आपका यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, विल नॉट बी एप्लीकेबल। पार्टनरशिप एक्ट आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या? देयर इज एन एलएलपी। अब एलएलपी कैसे चलेगा? पार्टनरशिप एक्ट में आपका एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता था, उसके बेसिस पे पार्टनर्स काम करते थे। तो सेम वे में आपका एलएलपी एक्ट में आपका एलएलपी अग्रीमेंट है, और उसी के अंडर पार्टनर्स को काम करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो अग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? एलएलपी अग्रीमेंट कहते हैं। इजी? चलो नेक्स्ट, Who can become the partner of LLP? ये आपका इंपॉर्टेंट है, प्लीज यहां ध्यान से सुनना। Who can become a partner of LLP? कौन बन सकता है LLP का पार्टनर? Any individual, कोई भी इंडिविजुअल आपका पार्टनर बन सकता है। प्लीज यहां पे अटेंशन कीजिए। एनी इंडिविजुअल का मतलब होता है आप, मैं, कोई भी जो नेचुरली बॉर्न पर्सन हुए हैं। whoever is born naturally, जिसको लॉ ने क्रिएट नहीं किया है, ऐसा इंसान, आप, मैं, जिंदा इंसान, आप, मैं, कोई भी जो नेचुरल पर्सन है वो इस पार्टनरशिप का हिस्सा बन सकते हैं। बात समझ में आ गया? एकदम इजी। तो एनी इंडिविजुअल हु इज अ नेचुरल पर्सन आपका हिस्सा बन सकते हैं, और एनी बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकते हैं बच्चा। मतलब कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपका एक एलएलपी आपको बनाना है, तो एलएलपी आपने क्रिएट किया, तो वहां पे मिस्टर ए होंगे, मिस्टर बी भी हो सकते हैं, और फिर आपका XYZ कंपनी भी हो सकते हैं। मतलब ये तीनों मिलके आपका एक एलएलपी क्रिएट कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? दो इंडिविजुअल, एक कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट मिलके भी आपका बन सकता है। क्लियर? तो इंडिविजुअल तो पार्टनर बन ही सकते हैं, साथ ही साथ आपका बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कि कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कि जिसका खुद का आइडेंटिटी, क्या एक पार्टनरशिप फॉर्म बन सकता है? क्या नहीं?
क्या यहाँ पे प्लीज मुझे बताइए, अगर आपको समझ में आ रहा है विद बॉडी कॉर्पोरेट, क्या आपका पार्टनरशिप एक बॉडी कॉर्पोरेट है? नहीं। क्या पार्टनरशिप का एक सेपरेट पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो मैं बात कर रही हूँ, मैं जो पार्टनरशिप फॉर्म का बात कर रही हूँ वो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर वाला बात कर रही हूँ जो हमने पढ़ा था, क्या वो हमारा बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या नहीं है ना। क्या वो पार्टनर बन सकता है? क्या नहीं बन सकता, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म आपका एक आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है, वो आपका एक उसका एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होता है। ये तो आपको पता है, या मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप में। तो यहां पे आपका कंपनी फॉर्म कर सकता है, लेकिन क्या पार्टनरशिप बना सकता है? क्या पार्टनरशिप फर्म आपका एक पार्टनर बन सकता है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बन सकता। क्लियर? क्या एलएलपी बन सकता है क्या? यस, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इसीलिए मैंने ऊपर में आपको पॉइंट लिखवाया था कि एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इसीलिए वो कोई और एलएलपी का अगर पार्टनर बनना चाहे तो बन सकता है। क्लियर? तो हु कैन बिकम अ पार्टनर? इंडिविजुअल एंड अ बॉडी कॉर्पोरेट। क्लियर? ना हु कैन नॉट फॉर्म अ एलएलपी, कौन आपका एलएलपी फॉर्म नहीं कर सकता है? इसमें 2-3 बातें हैं इंपॉर्टेंट, जल्दी से सुनते हैं। प्लीज देखो, एक अनसाउंड माइंड, ऑफ कोर्स अगर कोई अनसाउंड माइंड है ऑन अ परमानेंट लेवल, अनसाउंड माइंड का डेफिनेशन हमने बहुत बार किया है, परमानेंट लेवल पे। परमानेंट का मतलब कि रात को अच्छा है, सुबह ठीक हो जाता है, रात को बुरा हो जाता है, तो वो नहीं। ऑन अ परमानेंट लेवल अगर वो अनसाउंड माइंड का है तो फिर क्या होगा, वो आपका एलएलपी नहीं क्रिएट कर सकता, राइट? ये आपको पता है। नेक्स्ट इज अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ये थोड़ा टेक्निकल है। अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट का मतलब, इसमें होता क्या है, आपका एक इंडिविजुअल है, ठीक है, प्लीज देखना, मिस्टर ए है। मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए कोर्ट जाता है, कोर्ट जाके वो अप्लाई करता है कि देखो भाई साहब मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया हूं, मैं पैसे पे नहीं कर सकता। मिस्टर ए के पास लोन था ऑफ 1 करोड़, ठीक है ना, और वो कोर्ट जाता है, कोर्ट जाके बोलता है प्लीज मेरे को इंसॉल्वेंट घोषित कर दो। तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट इंक्वायरी करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, करने के बाद उसको पता चलता है कि मिस्टर ए इज अ लायर। क्या पता चलता है कि मिस्टर ए ने झूठ बोला है, मिस्टर ए के पास प्रॉपर्टी है कि वो कुछ पैसे या 1 करोड़ रुपया चुका सकता है, कुछ पैसे चुका सकता है। तो मैं कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट करेगा, कहेगा कि तुम पैसे दे नहीं रहे, तुम्हारे पास पैसे है लेकिन तुम जान करके पैसे दे नहीं रहे हो, इसीलिए तुमको इंसॉल्वेंट बनना है तो बनो, लेकिन मैं तुमको अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट कहूंगा। क्या कहूंगा? अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, मतलब कि तुमने पैसे अभी तक दिए नहीं है, तुम दे सकते हो। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, आपको समझ में आया ना, तुम पैसे दे सकते हो लेकिन तुमने दिया नहीं, तो यहां पे लिखोगे इंसॉल्वेंट but not discharged by court, but not discharged by court। मतलब कोर्ट ने बोला कि तुम कोई इंसॉल्वेंट नहीं हो, तुम अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, मैं तुमको डिस्चार्ज करूंगा ही नहीं, मैं तुमको फ्री करूंगा ही नहीं, मैं तुमको तुम्हारे लाइबिलिटी से फ्री नहीं कर रहा हूं। समझ में आया ना? तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट उसको कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अप्लाइड टू बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, ये आपको समझ में आया। अनडिस्चार्ज नेक्स्ट पढ़ते हैं। Applied to be declared as insolvent but the decision is pending, very easy। मतलब कि मिस्टर ए है, ये दूसरा केस है, ठीक है, ये कंप्लीटली दूसरा केस है कि मिस्टर ए है, ये इसने अप्लाई किया है और अभी तक डिसीजन आया नहीं है, इसने अप्लाई किया है और डिसीजन आया नहीं है, तो वो भी आपका क्या होगा, वो भी आपका एलएलपी का हिस्सा नहीं बन सकता। डिसीजन आ जाए तब हम आगे देखेंगे, ठीक है? क्लियर? एक और छोटी सी बात मेरे को यहाँ पे बतानी है, एक और छोटी सी बात मेरे को यहां पे बतानी है, प्लीज यहां देखना अच्छे से एवरीवन, प्लीज यहां देखो, एक छोटी सी बात बतानी है। सपोज फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, ठीक है ना, मिस्टर ए ने अप्लाई किया फॉर इंसॉल्वेंसी, ठीक है, अप्लाई किया इंसॉल्वेंसी में, कोर्ट ने उसको डिस्चार्ज कर दिया, मतलब कोर्ट ने उसको डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट कर दिया, इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया, डिस्चार्ज, ठीक है ना, इंसॉल्वेंसी हो गया। क्लियर? हो गया। अब होता क्या है, आफ्टर 6 मंथ्स या कुछ महीनों बाद उसकी लॉटरी लग जाती है, लॉटरी लग जाती है, लॉटरी या उसको कहीं से भी कुछ भी पैसे आ जाते हैं, ही अर्न्स मनी समहाउ, ठीक है ना, और फिर क्या होगा, अर्न्स मनी, उसके पास पैसे आ जाते हैं,
तो वो क्या अब एलएलपी का हिस्सा बन सकता है क्या? क्या वो अब एलएलपी का हिस्सा बन सकता है क्या? जल्दी बताओ। यस, तो अब वो एलएलपी का हिस्सा बन सकता है। यस, कैन बी अ पार्टनर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कैन बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी। तो अगर वो बाद में सॉल्वेंट हो जाता है, लेटर ऑन वो सॉल्वेंट हो जाता है, उसके पास पैसे आ जाते हैं, तो ऑफकोर्स कोर्ट में जाके अपने आप को इंसॉल्वेंसी का वो ठीक कराना पड़ेगा, बट वो फिर क्या बन सकता है? वो पार्टनर बन सकता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलो बहुत अच्छे। तो ये 2-3 पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं। एक अनसाउंड माइंड अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंसी क्या होता है वो एक्सप्लेन कर दिया। अप्लाइड का मतलब डिसीजन अगर पेंडिंग है, अगर आपका डिसीजन ही पेंडिंग है तो वो भी मैंने बता दिया। और अगर इंसॉल्वेंसी के बाद वो सॉल्वेंट हो जाता है, कहीं से कैसे भी पैसे आ जाते हैं, तो वो भी आपका क्या बन सकता है? आपका पार्टनर बन सकता है। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। अब कितने मेंबर्स हो सकते हैं एक एलएलपी में? तो पार्टनरशिप जब आप फॉर्म करते हो तो ये तो लॉजिक वाली बात है कि 2 तो एटलीस्ट चाहिए ही, 2 तो एटलीस्ट आपको चाहिए ही, तो लॉजिक है। तो मिनिमम नंबर्स क्या होंगे? एटलीस्ट 2 पार्टनर्स आपको चाहिए। क्या चाहिए? एटलीस्ट 2 पार्टनर्स तो आपको चाहिए ही होंगे, राइट? नेक्स्ट, इफ एनी टाइम, अब अगर सपोज 2 पार्टनर में से एक पार्टनर कभी भी छोड़ के चला जाता है तो अब क्या होगा? व्हाट विल बी द सिचुएशन, व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ द एलएलपी? तो इफ एनी टाइम नंबर ऑफ पार्टनर्स बिलो 2 एंड मोर देन 6 मंथ्स लैप्स्ड, मतलब कि अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो समझ में आ जाएगा आपको। यहां देखिए प्लीज। सपोज फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनरशिप है। क्या है पार्टनरशिप? ए बी सी एक पार्टनरशिप, एक एलएलपी है, सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट, एक एलएलपी है, ठीक है ना? ये एलएलपी में आपके 2 पार्टनर्स है, ठीक है? 2 पार्टनर्स है। और होता क्या है? 1 पार्टनर रिजाइंड, 1 पार्टनर डाइज लिख लेते हैं ऑन 1/1/2020, ये मर जाता है, ठीक है? अब मरने के बाद क्या होता है? दूसरा पार्टनर, सेकेंड पार्टनर उसको चला रहा है, सेकेंड पार्टनर कंटिन्यूस, वो कंटिन्यू कर रहा है, और आपका 6 मंथ्स लैप्स हो गया, 6 मंथ्स लैप्स हो गया है, मतलब कि डेट आ चुका है आपका 1/6/2020, ठीक है ना? 1/6/2020। तो अब लॉ कहती है कि एलएलपी को डिसॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एलएलपी को डिसॉल्व करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि आपका मिनिमम क्राइटेरिया 2 का है। अगर आपका अगर एक पार्टनर मर जाता है तो आपके पास टाइम है ऑफ 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के विद इन आप दूसरा पार्टनर ढूंढ लो और फिर आप अपना एलएलपी को स्टार्ट करो। मेरी बात समझ में आ गई? तो इफ एनी टाइम नंबर ऑफ पार्टनर्स फॉल्स बिलो 2 एंड मोर देन 6 मंथ्स लैप्स्ड, दैट रिमेनिंग 1 पार्टनर शैल बी लायबल, तो वो रिमेनिंग 1 पार्टनर लायबल रहेगा, कंटिन्यू रखेगा, और आपका एलएलपी कैन बी डिसॉल्व। और फिर आपका एलएलपी डिसॉल्व हो जाएगा अगर आपने कंटिन्यू दूसरे पार्टनर को नहीं लाया तो। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर? बहुत इजी है ये। नाउ लेट्स मूव अहेड। डेजिग्नेटेड पार्टनर, इसमें आपको मेरे साथ साथ थोड़ा बहुत चीजें लिखना पड़ेगा कि डेजिग्नेटेड पार्टनर होता क्या है। तो यहां देखना, एक कंपनी होती है, राइट? एक कंपनी होती है, इस कंपनी के अंदर आपका कौन होता है? कौन आपके होते हैं? मेंबर्स होते हैं, राइट? इस कंपनी में आपके मेंबर्स होते हैं, और फिर आपका पार्टनरशिप फर्म होता है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर कौन होता है? पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपके पार्टनर्स होते हैं, राइट? जो मेंबर्स होते हैं ना, वो आपके सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो मतलब क्या करता है? वो आपका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी किसके ऊपर होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आपकी, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंबर्स की होती है, राइट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारी चीजें देखता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारी चीजें देखता है। डायरेक्टर्स होते हैं बेसिकली, हम यहाँ पे डायरेक्टर्स लिख देते हैं, मेंबर्स नहीं, डायरेक्टर्स होते हैं जो आपकी सारी चीजें देखता है, राइट? पार्टनरशिप में आपके पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब क्या किया इन दोनों ने? ये दोनों चीज को कंबाइन किया है, कंबाइन कर लिया, और कंबाइन करके इन्होंने क्या बना दिया? डीपी बना दिया, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बना दिया। क्योंकि एलएलपी इज नॉट कंप्लीटली अ कंपनी, तो वहां पे हम डायरेक्टर्स और मेंबर्स नहीं डाल सकते, वी कैन नॉट प्रोवाइड डायरेक्टर्स और मेंबर्स। और वैसे ही पार्टनरशिप में आपके पार्टनर्स होते हैं तो हम पार्टनर्स नहीं डाल सकते। सो हम क्या करेंगे? हम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का एक औहदा देंगे। हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे, हम इस कंपनी में, हम एलएलपी में एक नया पोजीशन लेके आएंगे, नोन एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का बेसिक रोल क्या होता है? ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑल द, रिस्पॉन्सिबल फॉर
ऑल द एक्टिविटीज, कोई भी चीज इससे छुपी नहीं। जैसे अगर पार्टनरशिप में बोलूं तो पार्टनरशिप में कोई कोई पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, कोई कोई आपके डोरमेंट पार्टनर होते हैं, कोई कोई आपके अग्रीमेंट के हिसाब से आपके पार्टनरशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होता है। बट यह डेसिग्नेटेड पार्टनर्स की जब मैं बात करती हूं तो ये क्या होता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज। समझ में आया? इट इज, ये आपकी सारी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल। क्लियर? तो वो सारी एक्टिविटीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अब आपके डेसिग्नेटेड पार्टनर्स एज पर ये क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, जल्दी से लिख लेते हैं। सो every LLP shall have at least two designated partners। दो डेसिग्नेटेड पार्टनर्स तो हर एलएलपी को होना ही पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इतना फर्स्ट पॉइंट ये है, हु आर इंडिविजुअल्स and at least and one of which and out of which one should be a resident of India। अब सारी बातें समझाऊंगी, प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब यहां मैंने आपको दो बातें बोली, डेसिग्नेटेड पार्टनर्स का रोल क्या है वो बता दिया कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज। ये जो डेसिग्नेटेड पार्टनर्स को डिटेल में आपको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके सिलेबस में नहीं है। तो इतना डिटेल में कि उसका रोल क्या है, उसकी लाइबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पेनल्टीज क्या है, वगैरह वगैरह आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि डेसिग्नेटेड पार्टनर्स होते कौन है। ये वो होते हैं जो सारे एक्टिविटीज को देखते हैं। ही इज द मेन, मतलब एक तरीके से पूरे, जैसे जो डायरेक्टर्स आपके सिग्नेटरी डायरेक्टर्स थे, जैसे आपकी कंपनीज में जो सिग्नेटरी डायरेक्टर्स होते हैं, वैसे ही आपके पार्टनरशिप एलएलपी में आपके डेसिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। क्लियर? नाउ एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट टू डेसिग्नेटेड पार्टनर्स। क्या बोला मैंने? एटलीस्ट टू डेसिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पार्टनरशिप में 4 पार्टनर्स हैं, उसमें से एटलीस्ट 2 आपका डेसिग्नेटेड पार्टनर्स आपको अलॉट करके रखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई? दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये जो डेसिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे ना, ये इंडिविजुअल ही हो सकते हैं। मतलब क्या हुआ, प्लीज यहां पे एक एग्जांपल देखना, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। सपोज फॉर एग्जांपल आपका एबीसी एलएलपी आपका एक एलएलपी है, ठीक है ना? इसमें आपके 4 पार्टनर्स है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, 5 पार्टनर्स है ले लो, सी, then you have XYZ company and then you have UVS company, ठीक है ना? इस तरीके से आपके 5 पार्टनर्स है, ये सारे पार्टनर्स है ना। डेसिग्नेटेड पार्टनर्स अगर मैं बोलूं, अगर मैं डेसिग्नेटेड पार्टनर्स में आपका डाल दूं UVS कंपनी एंड C, तो इज इट ओके? नो, इट इज नॉट ओके। अगर मैं डाल दूं UVS एंड XYZ, तो इज इट ओके? नो। डेसिग्नेटेड पार्टनर्स कौन बन सकता है? डेसिग्नेटेड पार्टनर्स आपका बन सकता है ओनली दीज 3, खाली ये तीनों आपके डेसिग्नेटेड पार्टनर्स बन सकते हैं, ओनली दीज 3 इंडिविजुअल्स। ये आपके इंडिविजुअल्स है, तो सिर्फ ये आपके डेसिग्नेटेड पार्टनर्स बन सकते हैं और ये आपके डेसिग्नेटेड पार्टनर्स नहीं बन सकते। बात समझ में आ गई? तो इंडिविजुअल का मतलब आपको क्लियर हो गया कि इंडिविजुअल से क्या मतलब होता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ विच वन शुड बी अ रेसिडेंट, आउट ऑफ विच वन शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसमें से एक आपका रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब होता है जो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा हुआ है। मतलब क्या हुआ? लिविंग इन इंडिया
not less than 182 days in preceding year। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब कि इस साल का कैलकुलेट आप कर रहे हो, राइट? तो इससे जस्ट पहले वाला साल में ना आपका वो इंसान जिसको आप डेसिग्नेटेड पार्टनर बनाना चाहते हैं ना, वो इंडिया में रहेगा नॉट लेस देन 182 डेज। मेरी बात समझ में आ गई? नॉट लेस देन 182 डेज। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब समझ में आ गया कि उसको इंडिया में 182 डेज एटलीस्ट रहना पड़ेगा, तभी वो लायबल होगा, तभी वो क्राइटेरिया में फॉल करेगा टू बिकम अ डेसिग्नेटेड पार्टनर। तो डेसिग्नेटेड पार्टनर के बारे में आपने 2-3 बातें जानी कि इसको एटलीस्ट 2 होना पड़ेगा एलएलपी में, उसमें से आपको इंडिविजुअल तो होना ही पड़ेगा, 2 इंडिविजुअल में से एक एटलीस्ट रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, 1 एटलीस्ट शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो सारी बातें यहां पे आपकी डेसिग्नेटेड पार्टनर से रिलेटेड एकदम कवर्ड है। लेट्स मूव ऑन फर्दर नाउ। आगे बढ़ते हैं आप। आगे देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी विच इज वेरी वेरी इजी, बिकॉज ये आपका कंपनी में आपने किया है, जो कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स है वही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके एलएलपी में है, इसमें सिर्फ फ्यू एड ऑन्स होंगे। तो देखो यहाँ पे जल्दी से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ऑफ कोर्स मैम आपने 1000 बार बता दिया है। इट हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, मैं इसको रिपीट नहीं कर रही हूँ एक एक पॉइंट को, क्योंकि जिसको भी ये सारे पॉइंट्स में दिक्कत हो रहे हैं प्लीज गो बैक टू माई कंपनीज लेक्चर, जहां पे मैंने डिटेल में एक एक चीज करवाया है, बहुत लंबे लंबे नोट्स दिए हैं परपेचुअल सक्सेशन में, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी में, म्यूचुअल एजेंसी में, एवरी टॉपिक हैज बीन डिस्कस्ड है। तो वापस से रिपीट करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाली। तो यहां देखिए परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कंटिन्यूअस, मतलब कि इसको लॉ ने क्रिएट किया है, लॉ ही इसको मार सकता है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर मेंबर मर भी जाता है, अगर कोई पार्टनर मर भी जाता है तो बंद नहीं होगा, दूसरे मेंबर आके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको लॉ ने क्रिएट किया है तो लॉ कैन ओनली किल हिम। तो लॉ क्रिएटेड और लॉ ही उसको मार सकता है, किल बाय लॉ। सॉरी, इसको ऐसे शॉर्ट में लिख रही हूं, आपको जस्ट एक्सप्लेन, आपको तब रिवीजन के टाइम पे समझ में आए। तो कंटिन्यूअस है, लॉ ने बनाया है, लॉ ही इसको मार सकता है। नाउ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी ऑलरेडी बता दिया है कि सेपरेट लीगल एंटिटी है कंप्लीटली। म्यूचुअल एजेंसी, बच्चा म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है, ये चीज ध्यान रखना है। ये आपका पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी, क्या आपका कंपनी में म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करता था क्या? नहीं। क्या आपके पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करता था क्या? यस। पार्टनरशिप में आपने पढ़ा था कि एक पार्टनर सारे पार्टनर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पढ़ा था ना? क्या कंपनी में आपने ये चीज पढ़ी थी? नहीं। कंपनी में आपके जो मेंबर्स होते हैं वो आपके मेंबर्स दूसरे मेंबर्स के लिए एजेंट नहीं होते, वो सिर्फ कंपनी के लिए एजेंट होते हैं। सिमिलरली यहां भी वही चीज है, तो प्लीज इसको नोट डाउन करिए। क्या चीज है? पार्टनर्स विल बी एजेंट ऑफ द एलएलपी अलोन। पार्टनर्स विल बी an agent of LLP alone. No partner can bind other partner नो पार्टनर कैन बाइंड अदर पार्टनर, मतलब कि वो आपके दूसरे पार्टनर के लिए एजेंट नहीं है। एक पार्टनर, जो भी पार्टनर आपके एलएलपी में है वो सिर्फ एलएलपी के लिए एजेंट है, एक दूसरे के लिए एजेंट नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी भी हमने डिस्कस किया था, बहुत सारे मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे पार्टनरशिप में, आपको याद होगा इतने सारी चीजें इतने डिटेल में मैंने करवाया था, तो उसमें आपको कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब लॉ क्रिएट किया है, लॉ क्रिएट किया है इसको, लॉ ने इसको पैदा किया है, तो इसीलिए ये खुद का, इट कैन सू अ पर्सन, इट कैन बी सूड बाय अ पर्सन, इट कैन सू अ पर्सन एंड कैन बी सूड, राइट, एंड कैन बी सूड। तो ये आपको समझ में आ गया, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कॉमन सील, ये आपका ऑप्शनल है, जैसे कंपनी के टाइम पे भी ऑप्शनल था, पहले कंपनी का ना कॉमन सील बहुत मैंडेटरी था, अब कॉमन सील की इतनी जरूरत नहीं है। अगर कंपनी कोई डॉक्यूमेंट में साइन करता है, कंपनी की बात कर रही हूं, अगर कंपनी कोई डॉक्यूमेंट में साइन करता है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो अपने कॉमन सील का थप्पा लगाए, स्टैंप लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑप्शनल है। सिमिलरली आपके एलएलपी में भी ये ऑप्शनल है, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी, ऑफ कोर्स लिमिटेड लाइबिलिटी तो होगी ही, राइट। एंड मैनेजिंग ऑफ बिजनेस, मैनेजिंग ऑफ बिजनेस कौन करता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर करता है भाई साहब। तो
तो जल्दी से लिख लीजिए कौन करता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स करता है। नेक्स्ट क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 2 है, और मैक्सिमम नो लिमिट, मैक्सिमम में कोई भी लिमिट आपका नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, बिजनेस फॉर प्रॉफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको नोट कीजिए कि बिजनेस फॉर प्रॉफिट मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप कंपनी फॉर्म करते थे ना, रिमेंबर आपने कंपनी फॉर्म किया था, हमने सेक्शन 8 कंपनी फॉर्म किया था, रिमेंबर सेक्शन 8 कंपनी, फिर हम एनपीओ फॉर्म कर सकते थे, ये सारे आपकी कंपनी का हिस्सा था, ये सारे आपकी कंपनीज थी जो आप सोशल सर्विस के लिए फॉर्म करते थे। रिमेंबर, सोशल सर्विस के लिए आप कंपनी का फॉर्मेशन कर सकते थे, उसको हम कहते थे एनपीओ, उसको हम कहते थे सेक्शन 8 कंपनी। लेकिन एलएलपी जब आप क्रिएट कर रहे हो तो एलएलपी को आप सोशल सर्विस के लिए क्रिएट नहीं कर सकते, कैन ओनली बी क्रिएटेड फॉर प्रॉफिट। तो क्या लिखोगे, कैनॉट बी क्रिएटेड फॉर सोशल सर्विस। आप कोई भी तरीके का सोशल सर्विस के लिए क्रिएट नहीं कर सकते। आप कंपनी क्रिएट कर सकते थे तो आप, लेकिन सोशल सर्विस क्रिएट, एलएलपी को आप सोशल सर्विस के लिए क्रिएट नहीं कर सकते। समझ में आया ना, वेरी गुड। नेक्स्ट मूव करते हैं नीड फॉर एलएलपी, मतलब कि एलएलपी का बेसिक नीड क्या है आपका। फिर ये इंट्रोडक्शन और बेसिक पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मैं आज क्लास स्टॉप करूंगी कि नीड फॉर एलएलपी, उसके बाद कल हम ऑलमोस्ट चैप्टर डन कर देंगे, बिकॉज बहुत ही छोटा चैप्टर है। तो कल हम ऑलमोस्ट आई विल ट्राई टू कंप्लीट, इफ नॉट तो 1 मोर क्लास, मैक्सिमम 2-3 क्लासेस का और है चक्कर, फिर आपका ये एलएलपी फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, नीड फॉर एलएलपी, नीड क्यों, एलएलपी बनाने की जरूरत क्या पड़ी और एलएलपी बनाने से क्या फायदा होता है लोगों को। एलएलपी बनाने से एक ऑर्गेनाइज तरीके से बन जाता है जो एक अग्रीमेंट के ऊपर चलता है, मतलब कि आपने पहले ही अग्रीमेंट बना लिया कि ऐसे ऐसे काम करेंगे तो एग्जैक्टली वैसे वैसे काम होता है, कोई डिस्प्यूट्स आने की कोई चांसेस नहीं होते। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, आपको एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जो हमने पार्टनरशिप से लिया था। रिमेंबर, ये बहुत ही इजी टू फॉर्म है। जब आप कंपनी फॉर्मेशन करते हो ना, तो कंपनी को बनाने के लिए ना आपको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखना पड़ता है जब आप एक कंपनी फॉर्मेशन करते हो। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट इन केस ऑफ एलएलपी इट्स अ इजी प्रोसेस। एलएलपी को फॉर्म करना बहुत ही इजी है, जस्ट लाइक पार्टनरशिप। ठीक है। पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनर्स उसको लिमिटेड लाइबिलिटी को एंजॉय करता है। ऑफ कोर्स हमने लिमिटेड लाइबिलिटी कहां से लिया, कंपनी से लिया। एंड इट्स इजी टू डिसॉल्व, अगर आपको बंद करना है तो वो भी बहुत इजी है, बिकॉज ये पार्टनरशिप की तरह है, आप इसको कंपनी की तरह प्रॉपर नहीं लोगे, इसको डिसॉल्व करना थोड़ा इजी होता है कंपेयर टू द कंपनी। तो क्या ये सारी बातें आपको समझ में आ गई? तो इसलिए ये सारी चीजें हम कल करेंगे, ठीक है, आज नहीं करेंगे। तो यहीं पे मैं अपना क्लास एंड करती हूँ। आई होप आपको ये क्लास समझ में आया, आपको एलएलपी का पूरा बेसिक समझ में आया। कल हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप मेरे आगे के लेक्चर्स भी देखते रहें एंड प्लीज काइंडली शेयर दिस क्लास। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप एंड काइंडली अप्रिशिएट सो दैट आई कैन गेट मोटिवेटेड, बिकॉज I really love when you guys motivate me so that I can come back again and provide you with more lectures. Okay, thank you so much everyone. It was very nice having you all. See you in the next lecture. Thank you so much. Bye bye.